हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल TSW बाय नवेद। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th सिविक्स चैप्टर 2 फेडरलिज्म। फ्रेंड्स, इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ फेडरलिज्म एंड फेडरलिज्म इन इंडिया, फिर हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस यानी वर्क कैसे करता है, फिर उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो फ्रेंड्स, हम एक एक करके इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज फेडरलिज्म। फ्रेंड्स, इट इज़ अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच गवर्नमेंट इज डिवाइडेड टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज़ इट्स ऑन पावर। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो दो या दो से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइडेड होती है और जितने भी इसके लेवल होते हैं सबकी अपनी खुद की पावर होती है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हम देख लेते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट, कंपेयर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अभी बताया, फेडरल जो हमारी गवर्नमेंट होती है फेडरल वाली, इसमें जो पावर डिवाइड होती है वो ज़्यादातर 2, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में 2 से ज़्यादा भी, लाइक इंडिया। तो पहले नंबर पे इसमें आती है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरे नंबर पे आती है हमारी स्टेट, और तीसरी जो होती है वो कुछ कंट्रीज़ में है, कुछ कंट्रीज़ में नहीं है। इंडिया में है ये लोकल गवर्नमेंट। फ्रेंड्स, इसमें अपनी खुद की पावर होती है इस सेंट्रल गवर्नमेंट की, और स्टेट गवर्नमेंट की अपनी खुद की पावर होती है, ऐसे ही लोकल गवर्नमेंट की होती है। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट को। तो फ्रेंड्स, इसमें गवर्नमेंट का ज़्यादातर एक लेवल होता है या 2 होते भी हैं तो उनको बहुत कम पावर होती है या होती ही नहीं है। ज़्यादातर इसमें सारी की सारी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहती है। एक तेरा, एक मेरा, 2 तेरा, 2 मेरा, 3 तेरा, 3 मेरा, 50-50 बराबर है। एवरीथिंग ओके? तो फ्रेंड्स, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें फेडरल गवर्नमेंट की, तो इंडिया और USA हो जाएगा। अगर हम फ्रेंड्स यूनिटरी गवर्नमेंट के एग्जाम्पल की बात करें तो फ्रांस और इंग्लैंड हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो फ्रेंड्स, इसका पहला जो की फीचर है उसमें ये बताया गया है कि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा गवर्नमेंट के लेवल होते हैं। फिर फ्रेंड्स, जो इसका दूसरा जो है उसमें ये बताया गया है जो डिफरेंट गवर्नमेंट के लेवल होते हैं वो सेम सिटीज़न को ही गवर्न करते हैं, लेकिन उनके ज्यूरिडिक्शंस अलग अलग होते हैं। जैसे हम लोग यूपी में रहते हैं तो यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी हम लोगों को गवर्न कर रही है। इसके साथ साथ जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी हम ही लोगों को गवर्न कर रही है। बस दोनों के ज्यूरिडिक्शंस अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग मुद्दों पे कानून बनाते हैं और अलग अलग मुद्दों के हिसाब से हमारे को चलाते हैं। फिर फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, जो द ज्यूरिडिक्शंस ऑफ रिस्पेक्टिव टियर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स, जो इनका जो ज्यूरिडिक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही स्पेसिफाइड कर दिया गया है, यानी कि ये किन किन मुद्दों पे सरकार चलाएंगे, किन किन मुद्दों पे, उसको पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। फिर फ्रेंड्स, इस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ लेवल्स। फ्रेंड्स, इसमें यह बताया गया है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो हमारे गवर्नमेंट के लेवल हैं उनमें से कोई एक चाहे तो उसको बदल नहीं सकता। इसमें दोनों के कंसेंट की ज़रूरत पड़ती है और वो भी 2/3 मेजॉरिटी के साथ, और इसके साथ ही 14 स्टेट भी इसमें होने चाहिए। फिर फ्रेंड्स, जुडिशरी एक्ट एज एन एम्पायर ऑफ डिस्प्यूट अराइज इफ डिस्प्यूट अराइज बिटवीन द डिफरेंट टियर्स ऑफ गवर्नमेंट। फ्रेंड्स, अगर जो हमारी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, आपस में इनका अगर डिस्प्यूट हो जाए तो जो हमारी जुडिशरी होती है वो एक अंपायर की तरह वर्क करती है। जैसे गेम में अंपायर होता है, ऐसे ही जुडिशरी अगर डिस्प्यूट होता है तो एज अ अंपायर वर्क करती है। फिर फ्रेंड्स, सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। फिर फ्रेंड्स, क्या होता है कि जो
डिफरेंट जो गवर्नमेंट के लेवल होते हैं उनके सोर्स ऑफ रेवेन्यू पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिए गए हैं, जिससे उनकी ऑटोनॉमी बनी रहे, वो दूसरे पे रेवेन्यू के लिए डिपेंड ना रहे। फ्रेंड्स, जो फेडरलिज्म होता है इसके डुअल एग्जेक्टिव होते हैं। पहला तो ये टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, दूसरा होता है एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। तो फ्रेंड्स, कोई पूछे कैसे तो बताइए ऐसे। फ्रेंड्स, जो फेडरलिज्म होता है इसमें स्टेट को पावर शेयरिंग में पार्टिसिपेशन मिल जाता है। सोचिए फ्रेंड्स, अगर स्टेट को पावर शेयरिंग में पार्टिसिपेशन ना मिले तब क्या होगा, वो लोग एलिनेटेड फील करने लगेंगे और कभी भी रिवॉल्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फेडरलिज्म में उनको पावर शेयरिंग मिलने के बाद उनकी जो रिवॉल्ट करने की वो होता है पॉसिबिलिटी, वो कम हो जाती है, जिससे कंट्री सेफगार्ड रहती है और इससे हमारी कंट्री की यूनिटी बनी रहती है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, उनको रीजनल अथॉरिटी मिलने की वजह से क्या होता है, वो अपने कल्चर को फॉलो कर सकते हैं, उसके हिसाब से अपने लॉ बना सकते हैं। सोचिए फ्रेंड्स, अगर उनको ये अथॉरिटी ना होती तब क्या होती, हमारी कंट्री की डाइवर्सिटी क्या हो जाती, ख़त्म हो सकती थी। फ्रेंड्स, आइडियल फेडरल सिस्टम में दो एस्पेक्ट होने चाहिए। नंबर 1, म्यूचुअल ट्रस्ट, यानी एक दूसरे के ऊपर भरोसा बना रहे, और दूसरा होता है एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, यानी एक साथ दोनों रह सकें। तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फेडरेशन। तो फ्रेंड्स, ये दो तरह का होता है, एक तो कमिंग टुगेदर, दूसरा होल्डिंग टुगेदर। तो फ्रेंड्स, हम इनको कंपैरेटिव फॉर्म में देख लेते हैं कंपेयर करते हुए। तो फ्रेंड्स, पहले हम देखेंगे कमिंग टुगेदर। फ्रेंड्स, इस तरह का जो फेडरेशन होता है इसमें इंडिपेंडेंट स्टेट्स आपस में मिलके एक बिगर यूनिट बनाती हैं। फिर फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, यूजुअली जितनी भी स्टेट्स होती हैं सबके पास इक्वल पावर होती है। फिर इसके साथ ही जो पावर होती है वो सेंटर और स्टेट्स के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। फ्रेंड्स, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल USA, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया हैं। फ्रेंड्स, जब अमेरिका फ्री हुआ ब्रिटिशर्स से तब वहाँ पे 13 स्टेट्स थी। जॉर्ज वाशिंगटन के साथ इन स्टेट्स के लोग वॉर करने के बाद, अंग्रेज़ों के हराने के बाद आपस में जाने लगे अपनी अपनी जगह पे। तो फ्रेंड्स, उनको जॉर्ज वाशिंगटन ने रोका और कहा हम सब मिल के रहेंगे, और इस तरह के उन्होंने इस तरह सा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि कमिंग टुगेदर टाइप का। फिर फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे होल्डिंग टुगेदर का। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, ए लार्ज कंट्री होती है, वो डिसाइड करती है अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, किसमें, स्टेट्स और सेंटर में। फिर फ्रेंड्स, क्या होता है, इसमें जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इक्वल नहीं होता है, अनइक्वल होता है। सेंटर के पास पावर ज़्यादा रहती है, स्टेट्स के पास जो है पावर थोड़ी सी कम होती है। फिर इसमें भी क्या होते हैं, जो स्टेट्स होती है, स्टेट्स में भी कुछ स्टेट्स के पास पावर ज़्यादा होती है, कुछ के पास कम। कुछ स्टेट्स को स्पेशल स्टेट्स का जो दर्जा हासिल होता है। फिर फ्रेंड्स, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हैं इंडिया, स्पेन और बेल्जियम। फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें आता है इंडिया का जो गवर्नमेंट का सिस्टम है। फ्रेंड्स, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें गवर्नमेंट के दो टाइप बताए गए हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। फिर फ्रेंड्स, इंडिया की डाइवर्सिटी और इंडिया के लार्ज साइज को देखते हुए, इसकी पॉपुलेशन को देखते हुए एक तीसरे टाइप की गवर्नमेंट भी इंट्रोड्यूस की गई, लोकल गवर्नमेंट। फ्रेंड्स, इन तीनों ही गवर्नमेंट की अपनी खुद की पावर होती है और इनके अपने खुद के रेवेन्यू सिस्टम होता है। तो फ्रेंड्स, ये दिखाता है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। फिर फ्रेंड्स, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसने 3 तरह की लिस्ट हमको प्रोवाइड की है, जिसमें बताया गया है कि कौन सी जो है गवर्नमेंट किस पे लॉ बना सकती है या नहीं बना सकती है। तो फ्रेंड्स, ये 3 लिस्ट हैं, एक यूनियन लिस्ट, दूसरी स्टेट लिस्ट, तीसरी कंकरेंट लिस्ट। तो फ्रेंड्स, पहले हम यूनियन लिस्ट को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यूनियन लिस्ट में पूरे नेशन से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, इस पे सिर्फ और सिर्फ हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही लॉ बना सकती है। अब उन इश्यूज़ की बात करते हैं तो इसमें पहले नंबर पे आता है बैंकिंग, डिफेंस, फॉरेन अफेयर, करेंसी, कम्युनिकेशन।
फिर फ्रेंड्स अब बात करते हैं स्टेट लिस्ट की। फ्रेंड्स इसमें स्टेट रिलेटेड इश्यूज होते हैं और इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ हमारी स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है, जैसे पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन एक्सेट्रा। फिर फ्रेंड्स कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसपे सेंट्रल और स्टेट दोनों ही गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, इनको फ्रेंड्स बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। फिर फ्रेंड्स इसमें जो इश्यूज आते हैं जिसपे वो बना सकती है वो हैं एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्टेशन एंड सक्सेशन। फ्रेंड्स अब बाकी बचे हुए जितने भी टॉपिक हैं उन सब पे स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है लॉ। फिर फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इसका थर्ड, ऑल स्टेट्स डू नॉट हैव इक्वल पावर, सम स्टेट्स एंजॉय स्पेशल पावर। फ्रेंड्स इंडिया में सभी स्टेट्स की पावर इक्वल नहीं है, कुछ स्टेट्स को उनके कल्चर, उनके रीजनल डाइवर्सिटी और उनके लैंग्वेज के बेस पे उनको कुछ स्पेशल टाइप की अथॉरिटीज़ दी गई हैं, इनको स्पेशल स्टेट्स का दर्जा हासिल है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड एंड मिजोरम। फिर फ्रेंड्स ऐसे ही जो यूनियन टेरिटरी होती है उनको भी बहुत कम पावर मिली हुई है, जैसे ये फ्रेंड्स ना तो इतनी बड़ी होती हैं कि इनको एक अलग स्टेट्स बना दिया जाए, ना तो ये इतनी छोटी होती हैं कि इनको दूसरी स्टेट्स में मर्ज कर दिया जाए। फ्रेंड्स इनकी पावर काफ़ी कम होती है और इनके ऊपर ज़्यादातर पावर इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पे चलती है। फिर फ्रेंड्स अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसको लगता है कि इंडिया का जो पावर शेयरिंग का ये पूरा सिस्टम है ये गलत है, तो अगर वो चेंज करना चाहता है तो फ्रेंड्स आसानी से चेंज नहीं हो सकता। इसके लिए हमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही 2/3 की मेजॉरिटी चाहिए, इसके साथ साथ 14 स्टेट्स का अप्रूवल भी चाहिए, जो कि फ्रेंड्स बहुत मुश्किल है। फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे इंडिया में फेडरलिज्म किस तरह से प्रैक्टिस हुआ है। फ्रेंड्स जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ ब्रिटिशर्स से, तब यहाँ का अगर आप मैप देखेंगे और अब का मैप देखेंगे तो आपको बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे। इसमें बहुत सारी स्टेट्स अब नहीं हैं और बहुत सारी स्टेट्स नई तरीके से बनाई गई हैं। तो फ्रेंड्स उन्हीं में से कुछ स्टेट्स लैंग्वेज के बेस पे बनी हैं और कुछ स्टेट्स कल्चर के बेस पे। तो फ्रेंड्स होता यह है जब कोई स्टेट्स एक बड़ी होती है और उसमें अदर लैंग्वेज बोलने वाले लोग होते हैं, तो फ्रेंड्स ऑफिशियल वर्क करने में बहुत दिक्कत होती है। फ्रेंड्स एक लैंग्वेज अगर इस ग्रुप को आती है तो दूसरे को हो सकता है वो लैंग्वेज ना आए, अगर उसको वो लैंग्वेज आती तो इनको हो सकता है उनकी लैंग्वेज ना आए, जैसे ऑफिशियल वर्क में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो फ्रेंड्स हुआ ये कि जिस रीजन में ज़्यादातर लोग जिस लैंग्वेज के रहते थे उसको उस लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट्स बना दिया गया, जिससे ऑफिशियल वर्क करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो गई। तो फ्रेंड्स ऐसे स्टेट्स जिसका फॉर्मेशन लैंग्वेज के बेस पे हुआ हो उनको हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स। फिर फ्रेंड्स ऐसे ही कुछ जगह ऐसी थी जिनका कल्चर बिल्कुल डिफरेंट था दूसरी जगह से, तो फ्रेंड्स उनको कल्चर के बेस पे स्टेट्स बना दिया गया। फ्रेंड्स इससे इंडिया का जो फेडरलिज्म है ये मजबूत ही हुआ है, कमज़ोर नहीं पड़ा है। कुछ लोग सोचते थे इस तरह से अगर हम स्टेट्स बना देंगे तो हमारी जो कंट्री है इसकी यूनिटी खतरे में पड़ सकती है। फ्रेंड्स ऐसा नहीं हुआ, इस तरह से मजबूत ही हुए हैं और सबका पार्टिसिपेशन भी बढ़ा है लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स बनाने से, और इसके साथ ही उनका भरोसा भी बढ़ा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे। फ्रेंड्स अगर लैंग्वेज की बात लैंग्वेज के बेस पे बात करें किन स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ है, तो फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन लैंग्वेज की बेस पे हुआ है। अगर कल्चर की बेस पे बात करें किसका हुआ है, तो नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, इन स्टेट्स का फॉर्मेशन कल्चर के बेस पे हुआ है। फिर फ्रेंड्स अब हमारी जो गवर्नमेंट थी उसकी लिंग्विस्टिक पॉलिसी में भी झलकता है कि यहाँ पे फेडरलिज्म को फॉलो किया गया है। जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, लेकिन हमारी जो नेशनल अथॉरिटी है उसने किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया है। फ्रेंड्स
अगर बात करें इंडिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज की, तो फ्रेंड्स वो हिंदी है। 40% लोग हिंदी बोलते हैं। फिर फ्रेंड्स बाकी 60% लोग हैं वो अदर लैंग्वेजेस बोलते हैं। फ्रेंड्स इंडिया में हिंदी और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया है, नॉट नेशनल लैंग्वेज। फ्रेंड्स 1965 में हुआ ये कि जो इंडिया की गवर्नमेंट थी उसने इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज डिसकंटिन्यू कर दिया। तो फ्रेंड्स साउथ के स्टेट्स स्पेशली तमिलनाडु में इसके खिलाफ मूवमेंट शुरू हो गया, क्योंकि उन लोगों का कहना था कि हिंदी के मुकाबले हमको इंग्लिश ईजी पड़ती है समझने में, और वो हिंदी को सीखना उनके लिए थोड़ा मुश्किल था। तो उन लोगों ने मूवमेंट चलाया और उनको सक्सेस भी मिली। हमारी गवर्नमेंट एग्री हो गई कि इंग्लिश को भी साथ में ऑफिशियल लैंग्वेज बनी रहने देंगे। फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। फ्रेंड्स जब पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को दी जाती है तो इसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। फ्रेंड्स अब क्वेश्चन उठता है डिसेंट्रलाइजेशन क्यों? तो फ्रेंड्स एज यू नो इंडिया इज़ अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री, सो जो हमारी सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटीज़ हैं तो उनके लिए इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है, और इसके साथ ही जो लोकल इश्यूज़ होते हैं उसको लोकल पीपल ही ठीक से समझते हैं। जैसे अब सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटीज़ को क्या पता किस पानी की टंकी में बंदर नहा गया है और किस नल में पानी तो आ नहीं रहा है लेकिन चलाने वाले के पसीना ज़रूर आ रहा है। ये सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटीज़ को क्या ही पता होगा। तो फ्रेंड्स इसके लिए डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। फ्रेंड्स इससे पहले डिसेंट्रलाइजेशन जो था 1992 से पहले ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं था, रेगुलर बेसिस पे इलेक्शंस नहीं होते थे। इसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए 1992 में कुछ मेजर स्टेप्स लिए गए, हम उनको देख लेते हैं। फ्रेंड्स इसमें क्या किया, पहले नंबर पे कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी कर दिया गया कि अब रेगुलर बेसिस पे इलेक्शन होंगे लोकल लेवल के। फ्रेंड्स इसके साथ ही क्या किया गया, यहाँ इसमें सीट रिजर्व कर दी गई ST, SC और OBC के लिए। फिर फ्रेंड्स इसके साथ ही क्या किया गया, 1/3 सीट्स को रिजर्व कर दिया गया वुमेन के लिए। फ्रेंड्स अब पहले रिजर्व या रिजर्वेशन के बारे में जान लेते हैं, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। तो फ्रेंड्स रिजर्व या रिजर्वेशन का मतलब होता है ये जिस एरिया में हो जाता है, इसका मतलब होता है ये जिसके लिए होता है सिर्फ वही इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, वही इलेक्शन लड़ेंगे। अब जब वही इलेक्शन में खड़े होंगे और वही लड़ेंगे तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि वही जीतेंगे भी। इससे फ्रेंड्स फ़ायदा ये होता है हमारा कि जो हमारी जो पिछड़े जो हमारी जो हैं उनको रिप्रेजेंटेशन इसमें मिल जाता है। फ्रेंड्स फिर इसके लिए क्या किया गया, एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना दी गई स्टेट इलेक्शन कमीशन की, जिसका काम ये कर दिया गया कि रेगुलर बेसिस पे इसके इलेक्शंस उसको कराना है। फिर फ्रेंड्स इसके साथ ही क्या किया गया, स्टेट गवर्नमेंट को क्या कह दिया गया, तुमको अपना जो पावर तो शेयर करोगे ही करोगे लोकल गवर्नमेंट के साथ, इसके साथ साथ रेवेन्यू भी शेयर करोगे लोकल बॉडीज़ के साथ। ये जो स्टेप्स उठाई गई इसका इफेक्ट ये पड़ा कि हमारा जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट था ये अब और ज़्यादा पावरफुल और इफेक्टिव हो गया। फिर फ्रेंड्स अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट। तो फ्रेंड्स ये दो तरह के होते हैं, रूरल लोकल गवर्नमेंट, अर्बन लोकल गवर्नमेंट। फ्रेंड जो हमारा रूरल लोकल गवर्नमेंट होता है इसको पंचायती राज भी कहते हैं, और जो हमारा अर्बन लोकल गवर्नमेंट होता है इसको म्यूनिसिपैलिटी कहते हैं। तो फ्रेंड्स पहले अब हम लोग बात करने वाले हैं रूरल लोकल गवर्नमेंट की, और इसमें भी सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राम पंचायत की। तो फ्रेंड्स जो हमारी ग्राम पंचायत होती है ये एक विलेज की एक भी हो सकती है या बहुत सारे विलेज को मिलाकर भी बनाई जा सकती है। तो फ्रेंड्स इसमें बहुत सारे वार्ड मेंबर होते हैं, और फ्रेंड्स इन सब का एक हेड होता है जिसको हम सरपंच कहते हैं। ये अलग अलग स्टेट्स में इसके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे अपने यूपी में इसको प्रधान भी कहते हैं। फ्रेंड्स जो ये हमारा ये प्रधान या सरपंच होता है ये पूरी जो ग्राम पंचायत होती है इसके डिसीजन लेता है।
फिर फ्रेंड्स बहुत सारी जब हम ग्राम पंचायत को मिला देते हैं तब हमारी बनती है एक पंचायत समिति। फ्रेंड्स इसका जो हेड होता है इसको हम ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। फिर फ्रेंड्स जो बहुत सारी जो हमारी पंचायत समितियां होती हैं अगर हम उनको मिला दें तो हमारी ज़िला परिषद बनती है। और फ्रेंड्स इसका जो हेड होता है इसको हम बोलते हैं ज़िला परिषद चेयरपर्सन। फिर फ्रेंड्स अगर हम इसका एक हायरार्कियल वो बनाएं तो इसमें सबसे छोटे लेवल पे आती है ग्राम पंचायत जो विलेज लेवल की होती है। फिर फ्रेंड्स इसके ऊपर जो आता है वो आता है पंचायत समिति, ये ब्लॉक लेवल की होती है। फिर फ्रेंड्स इस सबसे ऊपर जो आता है हमारा सबसे टॉप पे वो होती है ज़िला परिषद। फ्रेंड्स ये होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल की। फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे अर्बन लोकल गवर्नमेंट को। तो फ्रेंड्स जो बिग सिटीज़ होती हैं उनमें होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। फ्रेंड्स इसका जो हेड होता है उसको हम कहते हैं मेयर। फिर फ्रेंड्स जो हमारी स्मॉल सिटीज़ होती हैं या टाउन्स होते हैं उसमें होती हैं म्यूनिसिपैलिटीज़। और फ्रेंड्स इसका जो हेड होता है इसको बोलते हैं म्यूनिसिपैलिटी चेयरपर्सन। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे जो हमारा डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है इससे हमने क्या क्या हमें फ़ायदा पहुंचा है। तो फ्रेंड्स इसमें पहले नंबर पे क्या हुआ है, जो हमारे जो लोकल पीपल हैं उनको वॉइस मिल गई है, यानी उनकी अब आवाज़ को दबाया नहीं जाता। फिर फ्रेंड्स इसके साथ क्या हुआ है, जो हमारी वुमेन थी उनको रिप्रेजेंटेशन मिला है अच्छा खासा इसमें, क्योंकि हमने देखा था इसमें उनको रिजर्वेशन दिया गया था। फिर फ्रेंड्स इसके साथ ही क्या हुआ, हमारे जो लोकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं दोनों को मिला के पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के ये 36 लाख हैं। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी बड़ा नंबर है जिससे ये पता चलता है कि बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है। तो फ्रेंड्स इससे क्या हुआ है, जो हमारी डेमोक्रेसी है या हमारी जो गवर्नमेंट है ये और ज़्यादा इससे डीपन हुई है, क्योंकि अब बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है और लोकल लेवल पे वर्क भी अच्छा हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारी डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा। लेकिन फ्रेंड्स जो हमारा डिसेंट्रलाइजेशन है उसमें अभी भी कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं, यानी अभी ये बहुत ज़्यादा हमारा जो है इफ़ेक्टिव नहीं है। जैसे इसमें क्या होता है, समटाइम्स ग्राम सभा और ग्राम पंचायत इनके जो इलेक्शंस होते हैं ये काफ़ी लेट होते हैं, काफ़ी टाइम निकल जाता है, रेगुलरली बेस पे कभी कभार नहीं हो पाते। फिर फ्रेंड्स इसके साथ साथ क्या होता है, जो बहुत सारी स्टेट्स हैं उन्होंने क्या किया है कि इनको उतनी पावर ट्रांसफ़र नहीं की है जितने इनको ज़रूरत है। फिर फ्रेंड्स कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें वुमेन्स को रिप्रेजेंटेशन तो मिला हुआ है लेकिन वो क्या होती हैं, वो इलेक्शन में खड़ी भी होती हैं और जीत भी जाती हैं, लेकिन जो उनका वर्क है वो ज़्यादातर उनके हस्बैंड, भाई या फादर करते हैं। फ्रेंड्स ये कुछ कमियां ज़रूर हैं, लेकिन टाइम के साथ हम अपनी कमियों को दूर करते जाएंगे और हमारी डेमोक्रेसी डिसेंट्रलाइजेशन से मजबूत ही हो रही है। तो फ्रेंड्स अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे।